प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम कह रहा है एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 times। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 times। Suppose that a variable x is assigned the value k when k consecutive heads are obtained for k is equal to 3, 4, 5. Otherwise, x takes the value -1. Then the expected value of x is. Then the expected value of x is. यह प्रॉब्लम बहुत आसान है, लेकिन कुछ टीचर जो है इसका सॉल्यूशन गलत कर रहा है। तो क्या गलती दूसरा टीचर कर रहा है इसको तो हम बाद में देखेंगे। बात समझ में आ सके इसके लिए थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को डिटेल में हम समझ लेते हैं। क्वाइन को जब यह क्वाइन ही ना बोल रहा है एन अनबायस्ड क्वाइन को 5 times 5 बार जब उछाला जाता है तो जो पॉसिबल केस आएगा उसमें से कुछ पॉसिबल केस हम लिख रहे हैं। पॉसिबल केस बहुत सारा होगा, उसमें पॉसिबल केस इस टाइप का भी दिखाई पड़ेगा। एच 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 टी टी एच 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 टी एच 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 टी एच 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 टी एच। इसी तरीके से और भी बहुत सारा पॉसिबल केस दिखाई पड़ेगा। यह सेट है सैंपल स्पेस का, यह है सैंपल स्पेस। इधर एक रियल नंबर का सेट है, ऑल रियल नंबर। इस ऑल रियल नंबर में ऑल रियल नंबर फ्रैक्शन वगैरह टोटल चीज, इसमें 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, इसी तरीके से 3, 4, 5, 6 लिखने का तो जरूरत ही नहीं था, ऑल रियल नंबर। तुम जानते हो कि रैंडम वेरिएबल जो है x या इस सेट से इस सेट में फंक्शन होता है। रैंडम वेरिएबल x इस सेट से यानी सैंपल स्पेस से या रियल नंबर का सेट रियल नंबर में फंक्शन होता है। अब देखो यहां पर 4 कॉन्सेक्यूटिव हेड आ रहा है। इसका इमेज तो यह 4 बन जाएगा, इसका भी इमेज 4 बन जाएगा। सवाल है इसका इमेज तुम क्या बनाओगे? तुम कहोगे कि 3 कॉन्सेक्यूटिव हेड आ रहा है, तो 3 कॉन्सेक्यूटिव हेड आ रहा है तो इसका इमेज यह बना देते हैं। तो यहां पर तो 1 कॉन्सेक्यूटिव हेड भी आ रहा है, तो इस 1 कॉन्सेक्यूटिव हेड का इमेज 1 भी बनाओगे तब तो ऐसा हो जाएगा कि इसका इमेज 3 भी और इसका इमेज 1 भी, तब तो यह फंक्शन नहीं हो पाएगा। और यदि फंक्शन नहीं हो पाएगा तो यह रैंडम वेरिएबल नहीं, क्योंकि रैंडम वेरिएबल जो है वो फंक्शन ही है। फंक्शन नहीं हो पाएगा तो रैंडम वेरिएबल नहीं, तो फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का प्रश्न ही नहीं उठता है, और तब फिर मीन यानी एक्सपेक्टेशन निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो यह बात स्पष्ट है कि इसको हम ठीक है, इसका 2 इमेज नहीं बनाएंगे, इसको हम काउंट करेंगे अदर के केस में, और अदर के लिए जो -1 वैल्यू असाइंड है इसका इमेज हम -1 बनेगा।
इसका वैल्यू -1 मिलेगा। इसको हम अदर के केस में काउंट करेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि इस तरह का सिचुएशन हो जाए कि यहाँ पर 3 कॉन्सेक्यूटिव हेड, ठीक है, तो इसको हम 3 कॉन्सेक्यूटिव हेड वाले में काउंट नहीं करेंगे। 3 कॉन्सेक्यूटिव हेड वाले में तब काउंट करेंगे जब 3 कॉन्सेक्यूटिव हेड हो और उसके अलावे जो भी पोजीशन है हर जगह T दिखाई पड़े। अगर एक जगह भी H दिखाई पड़ेगा तो उसको हम 3 कॉन्सेक्यूटिव हेड वाले में काउंट नहीं करेंगे, उसको हम अदर केस में काउंट करेंगे जिसके लिए नंबर असाइंड है -1। तो यह बात तो तुमको समझ में आ गया होगा कि इसको हम 2 जगह काउंट नहीं कर सकते हैं, एक जगह ही काउंट कर सकते हैं। अब जरा इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर आगे हम समझाते हैं। जब हम 5 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस कुछ इस टाइप का नजर आएगा। S इज इक्वल टू H H H H H, इसी तरीके से आगे जाएगा, ठीक है, रहेगा H H H H T T H H H H H T H H H H H T H H H H H T H, इसी तरीके से और भी आगे जाएगा। यह हो जाएगा सैंपल स्पेस। इसका नंबर कितना होगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। पहला जगह पर हेड या टेल, 2 तरीका 2 तरीका 2 तरीका 2 तरीका 2 तरीका 2 इंटू 2 इंटू यानी 2 पर पावर 5, दैट इज इक्वल टू 32। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 32। 3 consecutive set of 3 consecutive head, 3 consecutive हेड वाला सेट H H H T T T H H H T T T H H H, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट का काउंट करने के लिए पूरा सेट लिखना जरूरी नहीं था। हम तुमको समझाने के लिए ऐसे लिख दे रहे, लेकिन पूरा सेट लिखना जरूरी नहीं था। 5 में से 3 माइनस करो, -3, और 1 जोड़ो, दैट इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? 3। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 होगा। सेट ऑफ 4 consecutive H इज इक्वल 4 consecutive H वाला सेट H H H H T T H H H H। तुमको समझ में आ रहा होगा कि यह दोनों एलिमेंट तो हम लिखे हैं, यह दोनों एलिमेंट, लेकिन यह 3 जो दिखाई पड़ रहा है यह 3 इसमें नहीं आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल 5 minus 4 plus 1, that is equal to 2। Set of 5 consecutive head यानी H इज इक्वल टू 5 तो H लिख दो, H H H H H, 5 तो H लिख दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 5 minus 5 plus 1, that is equal to 1।
अगर वाला सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अलावा बाकी जो बचा सब चला जाएगा अदर में। नंबर ऑफ अदर केसेस इज इक्वल टोटल 32। इस 32 में से 3 इसमें गया, 2 इसमें गया, 1 इसमें गया, माइनस कर दो। -3 -2 -1, 3 2 5 1 6, 6 इसमें से घटा दो, 6 इसमें से घटेगा तो 26 बचेगा। इस अदर में 26 केस जा रहा है। और देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 3। इसका प्रोबेबिलिटी 3 कॉन्सेक्यूटिव हेड आने का प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव हेड, 3 कॉन्सेक्यूटिव एज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, इसमें जितना एलिमेंट है, चूंकि एक बार जब उछालते हैं तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2। यह इवेंट जब लेंगे तो हेड 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/32। इसी तरीके से यह लो तो टी का भी प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/32। और ऐसा 3 केस इसमें रहेगा तो 1/32 3 बार जुटेगा, 3 इंटू 1/32 दैट इज इक्वल टू 3/32। इसी तरीके से इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, कॉन्सेक्यूटिव नहीं लिख रहे हैं, कॉन्सेक्यूटिव समझना है। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/32। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव एच इज इक्वल टू 1/32। और तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, हम यह वाला फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? यह वाला जो फार्मूला LCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R, इसके आधार पर कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे? जब इसके आधार पर हम कैलकुलेट करेंगे तो यह करेगा क्या? जैसे मान लो इस नट के लिए कि 4 हेड वाला हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, 5H। हम क्या लिखेंगे? अब 5H नहीं 4H। तो हम लिखेंगे 5C4 1/2 पर पावर 4 1/2 पर पावर 1 दैट इज इक्वल टू 5/32। यह 5/32 4 हेड का प्रोबेबिलिटी दे रहा है। इसमें यह दोनों केस भी शामिल हो रहा है और इस तीनों को भी ले रहा है, चाहे वह कॉन्सेक्यूटिव हो या नहीं हो, इसीलिए 5/32। और हमको यहां पर निकालना है कॉन्सेक्यूटिव हेड वाला प्रोबेबिलिटी, इसीलिए इस फॉर्मूले का यूज हम नहीं करेंगे। यहां पर हमको आ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है 4H के लिए 2/32। मान लिया यही दोनों केस हम लिए हुए हैं, तो बात समझ में आ रहा होगा कि यह फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि केस जो है लेते हैं, ठीक है? केस पहले अदर का केस, फिर इसके बाद k इज इक्वल टू 3 का केस, k इज इक्वल टू 4 का केस, k इज इक्वल टू 5 का केस। x का वैल्यू इसके लिए -1, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5 मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इसके लिए अदर केस कितना है? 26 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाएगा? 26/32। 3 वाला केस का प्रोबेबिलिटी यहां पर लिखे हुए हैं 3/32। 4 वाला केस के लिए प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ
2/32, 2/32। 5 वाला केस के लिए प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है यहां पर, प्रोबेबिलिटी 1/32, 1/32। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा xi pi, that is equal to -1 into this -26/32, -26/32 प्लस 3 into this यानी 9/32, 9/32 प्लस 4 into this यानी 8/32, 8/32 प्लस 5 into this यानी 5/32, 5/32 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा -26 प्लस 8 8 16 17 17 5 22/32 दैट इज इक्वल टू 22 -4/32 दैट इज इक्वल टू -1/8, यानी एक्सपेक्टेशन हो जाएगा हमारा -1/8। जरा हम आंसर भी चेक कर लेते हैं, आंसर लगता है सही है, दे रहा है -1/8, ठीक है, तो -1/8 हो गया, सही है। अब जो है दूसरा टीचर क्या गलती कर रहा है उसको जरा हम देखते हैं। कुछ टीचर इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर रहा है और आंसर वह 1/8 बतला रहा है। यह बिल्कुल ही गलत है, यह बिल्कुल ही गलत है। देखो गौर से, यह 3 कॉन्सेक्यूटिव हेड वाला में, 3 कॉन्सेक्यूटिव हेड वाला में प्रोबेबिलिटी 5/32 लिख रहा है, प्रोबेबिलिटी 5/32। यदि हम 5C3 1/2 पर पावर 3 और 1/2 पर पावर 2 लेंगे, ठीक है, 1/2 पर पावर 5C3 लेंगे तब तो ज्यादा आ जाएगा, सारा केस इसमें नहीं लिया होगा, इसका बात हटाओ। देखो इसमें जो है 3H वाला में केस तो यही होगा, H T पहला, T H T H यही 3 केस होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, 3/32 होना चाहिए। ये 5/32 लिख रहा है, यह लिख रहा है 5/32, और तुम कहोगे और केस भी वो ले लिया होगा, कॉन्सिक्यूटिव नहीं हो उस केस को भी, इसमें काहे नहीं लिया, इसमें भी तो और केस आ जाएगा। फिर यहां पर 1H में या 12/32 कहां से लिख दिया, वास्तव में कौन 1H वाला में तो मतलब कि 12/32 होने का कहीं से कोई प्रश्न नहीं उठता है। 1H वाला में 12/32, यहां पर 11/32 लिख दिया है। इसका कोई ढंग ही नहीं पता चल रहा है कि क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, या क्या लिख रहा है और क्या नहीं लिख रहा है। यह सॉल्यूशन कंप्लीटली गलत है। तो तुम देख लेना कि तुमको जो पढ़ाया गया है, ये अगर यह वाला सॉल्यूशन बतलाया गया है तो यह कंप्लीटली गलत है। हम जिस तरीके से बतलाए हैं उस तरीके से अगर बतलाया गया है तो वह सॉल्यूशन जो है सही है। तो हो गया।